Hello students, welcome to बोर ठाकुर IAS Academy यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वीकली न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम और आज के इस वीडियो में हम 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। एज आई ऑलवेज से दिस वीडियो इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन एज वेल एज एपीएससी यानी कि स्टेट पीएसएस एग्जामिनेशन। सो लेट्स सी आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022। हाल ही में फ्लैग कोड को अमेंड किया गया है, तो क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, फ्लैग कोड क्या होता है, ये सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। हमारा अगला टॉपिक होगा इंडियाज़ रामसर साइट्स राइजेस टू 54 एज 5 वेटलैंड गेट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस टैग। तो यहाँ पर रामसर साइट्स क्या होते हैं और 5 नए वेटलैंड्स जो रामसर साइट्स में ऐड हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ देश बिल। उसके बाद कंगारू कोड। हाल ही में हमारे CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कंगारू कोड का टर्म जो है यूज़ किया है, इसीलिए चर्चा का विषय बना है और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइग्रेटरी मोनार्क बटरफ्लाई ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एंडेंजर्ड। तो बटरफ्लाई का एक स्पीशीज़ है मोनार्क बटरफ्लाई जो कि एंडेंजर्ड घोषित कर दिया गया है, उसके बारे में यहाँ पर हम समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिस्ड सबमरीन केबल। अगला है इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 और आज का लास्ट टॉपिक होगा ग्रीन प्रोटेक्शन टू अरावली। अरावली माउंटेन रेंज है, आप जानते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद टॉपिक आई वुड इंसिस्ट यू टू प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बोर ठाकुर IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल। साथ में आप बोर ठाकुर IAS अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे अपडेट्स, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो, वीडियोज़ हो, कोई भी अपडेट हो, सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। एंड प्लीज़ प्रेस बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो। गवर्नमेंट अमेंड्स फ्लैग कोड ऑफ इंडिया टू अलाउ ट्राई कलर टू बी फ्लोन डे एंड नाइट। तो यहाँ पर फ्लैग कोड में अमेंडमेंट किया गया है। क्या अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो सब कुछ यहाँ पर देखेंगे हम। ये आपके GS पेपर 1 एज वेल एज GS पेपर 2 का पार्ट है। 2 का कैसे है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है। 1 का कैसे है, क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट रहा है। फ्लैग कोड वॉज डेवलप्ड पास इन मॉडर्न इंडिया, इसके वजह से ये दोनों पेपर का हिस्सा बन सकता है, राइट। तो यहाँ पर अमेंडमेंट कब किया गया है, तो ये अमेंडमेंट जुलाई 2022 हाल ही में ये अमेंडमेंट किए गए हैं। और जो सबसे जो मेजर अमेंडमेंट ये है कि अब फ्लैग को रात में भी फ्लो करने का अनुमति दिया गया है, मतलब रात को भी झंडा फहराया जा सकता है। लेकिन इससे पहले क्या था कि झंडे को सिर्फ सनराइज़ और सनसेट के दौरान ही होइस्ट किया जाता था, इसी दौरान झंडे को फहराया जाता था, बाद में इसको फोल्ड करके रख लिया जाता था, राइट। सो दिस इज़ द मेजर अमेंडमेंट दैट हैज़ बीन डन इन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022। अब हम देख लेते हैं फ्लैग कोड क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि फ्लैग कोड डिड नॉट रिप्लेस द प्री एग्जिस्टिंग रूल्स गवर्निंग द करेक्ट डिस्प्ले ऑफ द फ्लैग। यानी कि फ्लैग कोड के जो पुराने रूल्स थे उन रूल्स में से किसी भी रूल को रिप्लेस नहीं किया गया है। यहाँ पर सिर्फ कुछ एडॉन्स किए गए हैं। क्या एडॉन्स है वो आगे की वीडियो में हम देखेंगे। तो जो फ्लैग कोड का जो मेजर हिस्सा होता है, या फिर आप कह सकते हैं इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला सेक्शन बताता है ट्राई कलर का जनरल डिस्क्रिप्शन, क्या कलर्स होंगे, क्या रेशियो होगा, ये सब कुछ यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। अगला सेक्शन है रूल्स, बताता है फ्लैग को पब्लिक और प्राइवेट बॉडीज़ जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, यहाँ पर क्या रूल्स होंगे फ्लैग को डिस्प्ले करने के। और जो तीसरा हिस्सा है ये बताता है कि ऐसे रूल्स जो कि गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट बॉडीज़ में फ्लैग को कैसे डिस्प्ले किया जाए, उसके रिगार्डिंग रूल सारे यहाँ पर मैंशन है, राइट। और फ्लैग कोड में ये भी मैंशन है कि ट्राई कलर को किसी भी कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही किसी भी तरीके के डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता है, मतलब कि कहीं पे आपको डेकोरेशन करना है तो आपको फ्लैग को एज ए डेकोरेशन ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्लैग का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन दिया जाता है ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इंडिया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का। तो इसके जो भी स्पेसिफिकेशन होते हैं उसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही फ्लैग बनते हैं और यूज़ होने हैं, ठीक है। ये फ्लैग कोड में हमारे मैंशनड है। अब हम देखेंगे अमेंडमेंट्स क्या किए गए हैं। तो एज़ पर रूल 1.2 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फ्लैग कोड ऑफ 2002, तो 2002 में इससे पहले फ्लैग कोड बनाया गया था। तो वहाँ पर बताया गया था कि सिर्फ खादी, हैंडस्पन क्लोथ और ऐसे ही मटेरियल को फ्लैग बनाने में इस्तेमाल में लाया जा सकता था। इसके अलावा अगर कोई भी मटेरियल फ्लैग बनाने में यूज़ किया जाता था वो एक पनिशेबल ऑफेंस था। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट किया गया है, तो अभी कहा जा रहा है कि द नेशनल फ्लैग शैल बी मेड ऑफ हैंडस्पन, हैंड वोवन और मशीन मेड कॉटन, पॉलिस्टर, वूल, सिल्क, खादी, बंटिंग। तो यहाँ पर खादी के अलावा, हैंडमेड के अलावा मशीन मेड, कॉटन, पॉलिस्टर कुछ भी यूज़ किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कपड़े जो हैं इंडिया में बने हों। इट कैन बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। ओवर हियर इट इज़ मेंशन्ड ओवर हियर मशीन मेड पॉलिस्टर दैट इज़ मेड इन इंडिया और इम्पोर्टेंट फ्रॉम एल्सवेयर कैन नाउ बी यूज्ड फॉर द ट्राई कलर, ठीक है।
और अभी तक मैंने बताया कि ये सिर्फ हैंड वोवन खादी फ्लैग से ही बनता था और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वो कर्नाटका हुबली में सिचुएटेड था, राइट। लेकिन अब और सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दूसरे मटेरियल्स का भी यूज़ करने के लिए परमिशन मिल गया है, ठीक है। और यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि अब ऐसा करने से जो अभी अमेंडमेंट किया गया है फ्लैग कोड में, न सिर्फ खादी के डेफिनेशन को डाइल्यूट करेगा, लेकिन जो फ्रीडम स्ट्रगल का स्पिरिट था, फ्रीडम स्ट्रगल में हमने देखा था खादी मूवमेंट थे, गांधी जी ने बायकॉट फॉरेन प्रोडक्ट्स के लिए भी मूवमेंट चलाए थे। तो यहाँ पर खादी के अलावा भी अगर कोई मटेरियल हमारे नेशनल फ्लैग में यूज़ किया जाएगा तो हमारे सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं वो हर्ट कर सकता है, फ्रीडम स्ट्रगल के सेंटिमेंट्स को, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट जो है कहा जा रहा है। अब हम फ्लैग का एवोल्यूशन देखें तो 1906 में सबसे पहला फ्लैग हमारे इंडिया का ऐसे दिखता था। ये अनऑफिशियल फ्लैग है 1906 में। 1907 में द बर्लिन कमेटी फ्लैग द फर्स्ट रेज बाई भिखाजी कामा 1907 में। फिर 1917 में ऐसा फ्लैग आया, 1921 में ये फ्लैग आया, 1931 में ऐसा फ्लैग आया और फाइनली 1947 में हमारा जो करंट का ट्राई कलर फ्लैग है ये ऐसा दिखता है। सो दिस इज़ अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ फ्लैग। फ्लैग हमारा कैसे इवॉल्व हुआ। अब एक कैंपेन चलाया जा रहा है, हर घर तिरंगा कैंपेन। तो ये कैंपेन क्या है और ये खबरों में क्यों है? तो अभी हम जानते हैं कि 15 अगस्त 2022 दिस वुड बी आवर 75th ईयर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव कह के मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर तिरंगा को हर घर तक पहुँचाना ये कैंपेन का इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। जनरली अगर हम देखें हमारा जो रिलेशनशिप है फ्लैग को लेकर बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल है, इंस्टीट्यूशनल है, पर्सनल नहीं है। जैसे कोई ओकेजन होता है, 26 जनवरी हो गया हमारा, या फिर 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे हो गया, या फिर कोई भी पैट्रियोटिक डे है, उसी दिन हम फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं। जनरल टाइम में कोई हमारा वैसे खास अटैचमेंट नहीं है। तो इस अटैचमेंट को बढ़ाने के लिए हर घर तिरंगा कैंपेन चलाया गया है, राइट। और इसका जो मेन आइडिया है हमारे अंदर पैट्रियोटिज्म की भावना पैदा करना, इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है हर घर तिरंगा कैंपेन का, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट हर घर तिरंगा कैंपेन। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस आपको फ्लैग के डिज़ाइन से आ सकते हैं, कलर से आ सकते हैं। कलर का मतलब क्या होता है, फ्लैग का डायमेंशन क्या होता है। अगर डायमेंशन की बात करें तो 4:3 के रेशियो में फ्लैग हमारा होना चाहिए। उसके बाद मेन सी क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर करंट से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो डिस्कस द की प्रोविजन ऑफ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022। अब ये 2 का था तो यहाँ पर 22 कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एड ऑन हुए हैं फीचर, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। इंडिया एड्स 5 मोर रामसर साइट्स अब टैली अप टू 54। ये द हिंदू में पब्लिश हुआ है न्यूज़ और ये आपके जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन का हिस्सा है, राइट। सो लेट्स सी खबरों में क्या है। तो खबरों में तो क्लियर सी बात है कि 5 नए रामसर साइट्स जो हैं वेटलैंड ऐड कर चुके हैं और जो कि नंबर अभी तक 49 था, तो 5 जोड़ने के बाद जो नंबर बनता है रामसर साइट हमारा 54 हो जाता है इंडिया में। अब ये रामसर साइट क्या होते हैं ये हम जानेंगे, उसके बाद हम नए साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, रामसर साइट इज़ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। तो रामसर एक कन्वेंशन है जिसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी कहते हैं। ये कन्वेंशन हुआ कहाँ था? ये ईरान के शहर रामसर में हुआ था, इसीलिए इसका नाम रामसर साइट कन्वेंशन भी कहते हैं, ठीक है। ये यूनेस्को के द्वारा 1971 में ये इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अब ये वेटलैंड क्या होते हैं, साइट्स क्या होते हैं? तो वेटलैंड साइट्स ऐसे होते हैं, वेटलैंड के बारे में हम डिटेल में थोड़ा आगे भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हम रामसर साइट के बारे में देख रहे हैं। तो सारे वेटलैंड जो भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को हो उसको रिकग्नाइज करना, उसको कंजर्वेशन में मदद करना, यही हमारे रामसर साइट कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं रामसर साइट रिकग्निशन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड अराउंड द वर्ल्ड विच आर ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली इफ दे प्रोवाइड हैबिटेट टू वाटर फाउल अबाउट 180 बर्ड स्पीशीज़। तो ये वाटर फाउल क्या है? लगभग 180 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज़ का एक समूह है। तो अगर इन स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स को कोई भी रामसर साइट कन्वेंशन या फिर कोई भी वेटलैंड वहाँ पर होस्ट करता है तो उनको कंसिडर किया जाएगा एज अ राम साइट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये रामसर साइट टैग अगर किसी को मिलता है तो उससे बेनिफिट क्या होता है? मान लीजिए बहुत सारे वेटलैंड हैं पूरे वर्ल्ड में, एशिया में, इंडिया में, दूसरे कंट्रीज़ में बहुत सारे रामसर साइट्स हैं। तो इनको जब टैग मिल जाता है तो एक प्रॉपर नेटवर्क डेवलप हो जाता है वेटलैंड्स का। अब नेटवर्क जब डेवलप हो जाता है तो कंजर्वेशन उनका आसान हो जाएगा। कैसे क्या होता है कि जो फीचर्स होते हैं, मान लीजिए वेटलैंड कई तरीके के होते हैं, तो उनके जो कॉमन फीचर्स होंगे आपको पता होंगे, तो इनके कंजर्वेशन में एक अच्छे से पॉलिसी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एक नेटवर्क बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए रामसर टैग मिलने के बाद ये बहुत ही फ़ायदे की बात है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। अब नए साइट्स की बात कर लें तो सबसे पहला साइट जो ऐड हुआ है
करकिली बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है। इसके एरिया की बात करें तो 5 किलोमीटर्स वाइड बेल्ट में फैला हुआ है। यहाँ पर कॉर्मोरेंट, एग्रेट्स, ग्रे हेरॉन, ओपन बाइल स्टॉक, डार्टर, स्पून बिल, वाइट एबिन, इन सारे जो बर्ड स्पीशीज़ हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला हमारा है पलिकनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये एक लास्ट रिमेनिंग नेचुरल वेटलैंड, मतलब वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग नेचुरल वेटलैंड। वेटलैंड ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल हो, मैन मेड भी हो सकते हैं। तो ये अभी नेचुरली बहुत कम वेटलैंड्स बचे हैं नेचुरली, तो ये उनमें से एक है। अगर एरिया की बात करें तो 250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इसमें 65 से ज़्यादा वेटलैंड्स आते हैं। ठीक है, और ये कोस्टल एक्वेटिक हैबिटेट्स में से एक है। मतलब कोस्टल क्या होता है? तट। मान लीजिए इंडिया है, यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरेबियन सी है, तो ये कोस्टल एरिया, ये सारे कोस्टल एरिया आता है। तो ये जो पालिकरनी मार्श है ये तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु की साइड है आपके यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये मार्श पाया जाता है कोस्टल एरिया में, राइट। अगला साइड जो है पिचावरम मैंग्रोव्स, ये भी तमिलनाडु में है। तो यहाँ से देखिए आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जो मैक्सिमम नए साइट्स हैं वो कहाँ पर हैं, किस स्टेट में है? तो तमिलनाडु, बहुत ईजी आंसर है यहाँ पर। तो ये सबसे जो इंडिया का लास्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है, इसके बाद कोई मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया में नहीं बचा है। और नेक्स्ट रामसर साइट इज़ साख्य सागर, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। ये मनई रिवर में 1918 में बनाया गया था और ये माधव नेशनल पार्क में लोकेटेड है। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप जानते हैं, जहाँ पर कई सारे जानवरों को जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। आर लास्ट वेटलैंड दैट इज़ बीन एडेड इज़ पाला वेटलैंड इन मिजोरम। तो यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, बहुत स्पीशीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं और इंडो बर्मन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में ये पाया जाता है। इसी की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा रिच इन डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली। यहाँ पर बहुत सारे प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ पाए जाते हैं। अगर हम मेजर कंपोनेंट की बात करें तो पालक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इस वेटलैंड का मेजर कंपोनेंट है, राइट। सो दीज आर दी न्यू साइट्स दैट हैज़ बीन एडेड इन वेटलैंड या फिर रामसर वेटलैंड कन्वेंशन। अब हम देखते हैं वेटलैंड क्या होता है। तो वेटलैंड एक इकोसिस्टम होता है जहाँ पर पानी पाया जाता है। पानी में जो भी इकोसिस्टम होता है, चाहे सीजनल हो चाहे परमानेंट हो, मतलब कहीं पर अगर पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर कोई इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, चाहे वो परमानेंट वाटर बॉडी हो चाहे वो टेम्प्रेरी बॉडी हो, तो उसको वेटलैंड कहा जाएगा। वेटलैंड बहुत तरीके के होते हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया है। मैंग्रोव्स, मार्शेस, रिवर्स, लेक, डेल्टा, फ्लड प्लेन, कोरल रीफ, राइस फील्ड, फॉरेस्ट, ये सारे वेटलैंड के पार्ट्स हैं। अब यहाँ पर आप वेटलैंड देख सकते हैं, इमेज में दिखाया गया है। जैसे ये आपका डैम है, डैम के बाद जो पानी यहाँ निकल रहा है, तो ये भी एक मैन मेड वेटलैंड है। लेक्स, मार्शेस, ऑक्सबो लेक, रिवर फ्लड प्लेन, स्टैचुरीज, स्वैम्प्स, ये सारे आपके वेटलैंड के हिस्से आते हैं। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानने लायक है ये है कि वेटलैंड का अगर हम एरिया की बात करें तो सिर्फ 6% एरिया कवर करता है अर्थ का, लेकिन इसमें जो लोग रहते हैं, जो स्पीशीज़ हैं, यहाँ पर 40% से ज़्यादा प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ रहते हैं और ब्रीड करते हैं। ब्रीड मतलब ऑफस्प्रिंग यहाँ पर पैदा करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट वेटलैंड। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? यहाँ पहले भी क्वेश्चन इससे आ चुका है। वेटलैंड इंटरनेशनल इज अ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर हम यहाँ पर स्टेटमेंट देखेंगे, ओनली द कंट्रीज विच आर सिग्नेटरी टू द रामसर कन्वेंशन आर अ पार्टी टू इट। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर रॉन्ग हो गया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो भी सिग्नेटरीज हैं वही हिस्सा लेगी रामसर कन्वेंशन के कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी गलत है, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगला है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू एट ग्राउंड टू यूज़ प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर फ्रेमिंग बेटर पॉलिसी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब ये ऑप्शन आपका गलत क्यों है? यहाँ पर देखिए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, जबकि दिस इज़ नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, रैदर इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, देश बिल। देश बिल आपका जीएस पेपर 3 में आता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन में। अब हम देखेंगे खबरों में क्या है। तो गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज हब, देश का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज एंड हब, ये बिल पेश करने वाली है इस मानसून सेशन में, ताकि SEZ एक्ट ऑफ 2005 यानी कि इस जोन को, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो, इसको अभी ओवरहॉल करके इसको इम्प्रूव किया जा सके, उसके लिए ये बिल पेश किया जा रहा है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है? तो ऐसे कंट्री, हमारे देश में ऐसे जगह हैं जो कि ड्यूटी फ्री है, मतलब जहाँ पर टैक्स नहीं लगता है और कई तरीके के वहाँ पर बिज़नेस होते हैं, वहाँ के कमर्शियल लॉ थोड़े अलग हैं, इजी है, मतलब वहाँ पर बिज़नेस करना इजी है, इसीलिए इनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन का नाम दिया गया है। अगर हम एशिया का सबसे पहले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो वो हमारा
कंडला गुजरात में 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसी के बेसिस पे कुछ लगभग इसी के बेसिस पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए थे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में है, लगभग हर देश का अपना एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, वहाँ पर इकॉनमी डेवलप कर सकें। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है। अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले 2000 में, ईयर 2000 में ये अनाउंस किया गया था। क्यों अनाउंस किया गया था? क्योंकि इससे पहले किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे कंट्रोल्स होते थे, बहुत सारे क्लियरेंस लेने पड़ते थे, तब जाके कोई भी एक वेंचर स्टार्ट हो पाता था। इसके साथ ही जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ थी वो भी स्टैंडर्ड लेवल की नहीं थी, इंडिया में जो थी वर्ल्ड क्लास लेवल की नहीं थी। फिजिकल रिजीम वॉज अनस्टेबल, पैसे आसानी से नहीं मिल पाते थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इजीली नहीं आता था इंडिया में। इसके वजह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अनाउंस किया गया और बनाया गया। अब फाइनली 2005 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट लागू किया गया था। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट क्या है? तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है, इट इज़ एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका टू क्रिएट एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, टू बूस्ट एक्सपोर्ट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर बहुत ही क्लियर है नाम से, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, राइट। सो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे देश बिल के फीचर्स क्या है, देश बिल है क्या, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, दिस बिल हैज़ बीन प्रपोज फॉर ओवरहॉलिंग द एग्जिस्टिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को ओवरहॉल या फिर इम्प्रूव करने के लिए देश बिल को यहाँ पर टेबल पे रखा गया है। अब जो नए लॉज हैं वो परमिट करेंगे हमारे देश में कोई भी गुड्स को जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए हो, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए हो, दोनों के लिए हम यहाँ पर गुड्स को प्रोड्यूस कर सकेंगे, राइट। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को रीनेम किया जाएगा और उसको अब डेवलपमेंट हब्स कहा जाएगा, ठीक है। और ये भी बहुत सारे लॉ से फ्री रहेंगे, जैसे कुछ लॉज अभी करेंटली उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो उन लॉ से भी ये इनको फ्रीडम मिलने वाली है, ठीक है। और इसके साथ ही गवर्नमेंट जो है इक्वलाइजेशन लेवाई ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यहाँ पर लागू कर सकती है। अगर हम सिग्निफिकेंस बात करें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के आने के बाद क्या बदलाव आए हैं, क्या फ़ायदे आए हैं इकोनॉमी में, तो यहाँ पर अगर हम देखें एक्सपोर्ट का, तो जहाँ 2005-06 में एक्सपोर्ट 22,840 करोड़ का था, वो बढ़कर 7,59,524 करोड़ हो गया है 2020-21 में। देखिए कितना ड्रास्टिक इंक्रीमेंट है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जहाँ 4,035 करोड़ था, तो यहाँ पर 6 लाख करोड़, कहाँ 4,000 करोड़, कहाँ 6 लाख करोड़, डिफरेंस आप खुद ही देख लीजिए कितना फ़ायदा हुआ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने से। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 1,34,704 लोग एम्प्लॉयड थे 2005 में, वहीं अभी 2020-21 में 23,58,136% लोग एम्प्लॉयड हैं। वी कैन सी द कंपेरिजन, लगभग 20-20 गुना चीज़ें बढ़ी हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अबाउट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जिनकी वजह से हमें नई पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क तैयार करनी पड़ रही है या फिर नए बिल लाने पड़ रहे हैं, जो कि जैसे देश अभी यहाँ पर पेश किया गया। तो बहुत सारे लैंड्स जो हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अभी तक अनयूटिलाइज्ड हैं। क्यों अनयूटिलाइज हैं? जैसे कुछ पैंडमिक के द्वारा वहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो उनको लैंड को दोबारा यूज में नहीं लाया गया। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल मॉडल, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर में बहुत सारे मॉडल है, जैसे कोस्टल इकोनॉमिक जोन, कोस्टल के लिए अलग है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलग बनाया गया है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन अलग है, फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क ये अलग बनाए जा रहे हैं। तो इनका एक दूसरे से इंटीग्रेशन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसके वजह से देश बिल को यहाँ पर पेश किया गया है ताकि इसको और इम्प्रूव किया जा सके। साथ ही में एशियन कंट्रीज़ में कंपटीशन बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि हर देश में अपना एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो उनसे फाइट करने के लिए हमें अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा, बेहतर बनाना पड़ेगा और वो ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर सके, इसलिए यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ही ज़रूरत है, राइट। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन की बात करें वनडे एग्जामिनेशन के लिए, विच वॉज द फर्स्ट EPZ ऑफ एशिया, तो यहाँ पर हमने देखा कांडला गुजरात में जो है 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि एक्सपोर्ट्स में मदद मिल सके, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ कंगारू कोर्ट। अब यहाँ पर कंगारू कोर्ट क्यों खबरों में है, ये आपके GS पेपर 2 फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। कंगारू कोर्ट इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कंगारू कोर्ट टर्म यूज़ किया है। अब ये क्या होते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो कंगारू कोर्ट का अगर हम डेफिनेशन देखें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसको डिफाइन करती है, एन अनऑफिशियल कोर्ट हेल्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू ट्राई समवन रिगार्डेड स्पेशली विदाउट गुड एविडेंस एज गिल्टी ऑफ क्राइम और मिसडेमिनर। मतलब कि कोई भी अगर दोषी है या फिर किसी को कोई अक्यूज्ड है, एक तरीके से किसी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं,
तो वहाँ पर चाहे आपके पास गवाह हो, सबूत हो ना हो, लेकिन उसको हम गिल्टी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज उसको अरेस्ट किया गया है या फिर उसको अक्यूज़ किया गया है। तो कंगारू कोर्ट का ये डेफिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब कंगारू कोर्ट का ओरिजिनेशन कहाँ हुआ है ये नहीं पता है, लेकिन नाम से लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। लेकिन सबसे पहली बार इसका यूज़ जो है कैलिफोर्निया गोल्ड रश 1849 में देखा गया था। ठीक है। और कंगारू कोर्ट की बात करें तो ये सोवियत यूनियन में स्टेलिन के एरा में बहुत ज़्यादा फेमस था। स्टेलिन सोवियत यूनियन के समय में एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे, तो उस समय में ये बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है। अब यहाँ पर ट्रायल बाय मीडिया क्या होता है? तो ट्रायल बाय मीडिया भी कंगारू कोर्ट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ट्रायल मीडिया आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई कोर्ट में केस जाता है तो मीडिया जो है, मीडिया जैसे टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, जो भी सोशल मीडिया है, जो भी न्यूज़ के सोर्सेज हैं, वो सब चीज़ों को फैब्रिकेट करते हैं, अपना जजमेंट पैरेलली चलाते रहते हैं। जैसे कि आपने अभी रुस्तम मूवी अक्षय कुमार की हाल ही में आई थी, उस मूवी में यही दिखाया गया, बहुत पूरी अच्छे तरीके से ट्रायल बाय मीडिया दिखाया गया है। आरुषि तलवार मर्डर केस भी अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो उसमें भी यही सेम चीज़ें दिखाया गया है कि मीडिया अपना एक पैरेलल कोर्ट चला रही है, उसी को यहाँ पर ट्रायल बाय मीडिया बनाया गया है। अब इसको रोका क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल 19 पावर टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है। मतलब कोई भी कुछ भी बोल सकता है अनटिल अनलेस इट हार्म्स गुडविल ऑफ अ कंट्री। तो इसीलिए यहाँ पर इसके लिए कोई अलग से प्रोविजन नहीं बना है। ठीक है। इससे क्वेश्चंस कहा सकते हैं तो कंगारू कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल 2119 फंडामेंटल राइट्स, इनसे रिलेटेड यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, चाहे मेंस एग्जामिनेशन में चाहे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। राइट। अगला टॉपिक है हमारा माइग्रेटरी मोनार्क बटरफ्लाई ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एंडेंजर्ड। जैसा कि मैंने बताया, ये बटरफ्लाई का एक स्पीशीज़ है जिसको एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया है। ये जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। हम देखते हैं यहाँ पर न्यूज़ में क्या है। तो माइग्रेटरी मोनार्क बटरफ्लाई, सब स्पीशीज़ ऑफ द मोनार्क बटरफ्लाई दैट ट्रेवल्स अराउंड 4000 किलोमीटर्स अक्रॉस अमेरिका ईच ईयर हैज़ बीन क्लासिफाइड एंडेंजर्ड इन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। तो इसको एंडेंजर्ड घोषित किया गया है कहाँ पर? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर में। ठीक है। अब यहाँ पर जो रीज़न बताया जा रहा है इसको एंडेंजर्ड होने का, सबसे बड़ा रीज़न है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और दूसरा है क्लाइमेट चेंज। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्या है? जो बटरफ्लाइज जहाँ भी रहती हैं उनके हैबिटेट को ही ख़त्म कर दिया जा रहा है। जैसे अगर आप अपने घर में रह रहे हैं, अगर आपका घर गिरा दिया जाए या तोड़ दिया जाए तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से इनके भी घर में या फिर जहाँ भी रहते हैं उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, इस वजह से इनको प्रॉब्लम आ रहा है। तो मोनार्क है, ये सबसे ज़्यादा रिकग्नाइज स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाई हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर हैं और हमारे ग्लोबल फूड वेब का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसलिए यहाँ पर इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बटरफ्लाइज होती हैं एक बहुत ही यूनिक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। ये अमेरिका में लेंथ ऑफ ब्रेथ में साल में 2 बार पूरा ट्रैवल कर लेते हैं, अलग अलग पौधों प्लांट्स पे जाते हैं, वहाँ से नेक्टर उठाते हैं। और ये जैसा कि मैंने बताया, और लेकिन इसका जो सबसे खास बात है, ये सिर्फ एक ही फूल, एक पर्टिकुलर फूल पे ब्रीड करते हैं जिसका नाम है मिल्क वीट। ठीक है। यहाँ पर नंबर्स बताया गया है कितना कम हुआ है, तो 99.99% रिड्यूस हो गया है रॉकी माउंटेन से इनका पॉपुलेशन। ठीक है। अब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर क्या है? तो IUCN इज़ अ मेंबरशिप ऑफ यूनियन यूनिकली कंपोज ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर गवर्नमेंट भी है, सिविल सोसाइटीज़ भी हैं। इनका काम क्या है? जो भी स्पीशीज़ एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड ही नहीं, अलग अलग यहाँ पर कैटेगरीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसमें, वनरेबल, नियर थ्रेटन, लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट, नॉट इक्विवेलेंट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट। तो इन कैटेगरीज के अंदर स्पीशीज़ को लाते हैं ताकि उन स्पीशीज़ से रिलेटेड स्पेशल अटेंशन दिया सके और उनको कंजर्व किया जा सके। क्योंकि अगर एक भी स्पीशीज़ या स्पीशीज़ जितनी तेज़ी से गायब हो रही हैं तो हमारा फूड वेब पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और फूड वेब डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है? कई स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है और ये 1948 में क्रिएट किया गया था IUCN को। और IUCN रेड लिस्ट थ्रेटन स्पीशीज़ ये दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री मतलब कि एक तरीके से नोटबुक है, डायरी है, जहाँ पर आपको हर स्पीशीज़ के बारे में स्टैट्स मिल जाएंगे। अगला है हमारा पैनल मूव सेपरेट कॉरिडोर फॉर सबमरीन केबल सिस्टम इन चेन्नई। ये आपका GS पेपर 3 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हिस्सा है। न्यूज़ में क्या है? रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिकमेंडेड मिस्ट म्यांमार, मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर ट्रांजिट सबमरीन केबल सिस्टम फॉर कोस्टल रेगुलेशन जोन। मतलब कि अब ये जो सबमरीन केबल है एक तरीके से आपका कम्युनिकेशन या फिर इंटरनेट कैरी करने का काम करता है। इंटरनेट आप चलाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका डेटाबेस होता है, आपको भले वाईफाई मिल रहा हो लेकिन अल्टीमेटली ये वायर के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है एक देश से दूसरे देश में। ठीक है। तो सबमरीन केबल यूज़ किए जाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, वहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ होता है जिससे कि इंटरनेट आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है। तो अगर हम बात करें इंडिया में तो ये मुंबई का 17वां ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम होगा जो कि 2023 तक सर्विस में आने के चांसेस हैं। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं मुंबई, चेन्नई, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया,
इन एरिया से होते हुए इंटरनेट केबल या फिर सबमरीन केबल्स पहुँचेंगी। अब मिस्ट क्या है? मिस्ट मैंने बताया जैसे इंटरनेशनल सबमरीन केबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है। मिस्ट का फुल फॉर्म अभी हमने देखा, मलेशिया, इंडिया, यहाँ पर सिंगापुर, थाईलैंड, तो ये कंट्रीज़ के नाम है और ये इंटरनेशनल सबमरीन केबल है जहाँ से कम्युनिकेशन या फिर डेटा का ट्रांसमिशन होगा। लेंथ की बात करें तो 8100 किलोमीटर का लेंथ है पूरा। ये मुंबई, सिंगापुर, चेन्नई यहाँ ट्रैवल करने वाले हैं। इसका जो टर्मिनेशन है, जो एंड होगा, वो मुंबई में वर्सोवा बीच पे पाया जाएगा। जो टोटल लेंथ है इंटरनेशनल अंडर सी केबल का, तो उसमें 523 किलोमीटर तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में पाया जाएगा और 202 महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में पाया जाएगा या फिर इंस्टॉल किया जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या होगा? अब सीधी सी बात, अगर इंटरनेट अच्छे से यूज़ हो रहा है, कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो आज का दौर इन्फॉर्मेशन का दौर है। विदाउट इन्फॉर्मेशन वी आर नथिंग। जैसे पहले एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो एक तरीके से ये इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन है। आज के समय में आपके पास कुछ हो ना हो, इन्फॉर्मेशन ज़रूर होता है। इन्फॉर्मेशन की मदद से आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ही पहला ज़रिया था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। तो इन्फॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं, ये बड़ी बड़ी क्रांति ला देता है। तो ये हमारे इंटरनेशनल जो कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव करेगा, साथ ही ग्लोबली हमारा प्रेजेंस बढ़ाएगा। और अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी यूज़ होता है इन सबमरीन केबल्स में। फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी क्या होता है आपको पता है? फाइबर ऑप्टिक मतलब कि ये केबल्स होते हैं जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। अब यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा साइंस में डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ करके यहाँ से डेटा ट्रांसफर किया जाता है और इससे फ़ायदा ये होता है कि जो लॉस होते हैं डेटा का, वो मिनिमम होता है। इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतरीन है डेटा कम्युनिकेशन के लिए, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं हम। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हिस्सा है, जीएस पेपर 3 का पार्ट है। तो न्यूज़ में भी रहा है कि इंडियाज़ इनोवेशन इंडेक्स 2021 वॉज रिलीज बाय नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये अभी तक का 3rd एडिशन है। इससे पहले 2 एडिशन और लॉन्च हो चुके हैं और इसमें बताया गया है कि केरला सबसे टॉप पे रहा स्टेट्स में अंदर में। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कई सारे कैटेगरीज हैं, स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं। उन कैटेगरीज़ और आउटपुट के बारे में अभी हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स होता क्या है एक्चुअली। तो 2020 में इसको डिटरमाइन करने के लिए 36 पैरामीटर्स थे या फिर 36 इंडिकेटर्स थे, जो कि अभी बढ़ाकर 66 कर दिए गए हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में। और ये एक इंडिया में या फिर देश में अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ में क्या इनोवेशन का स्कोप है, क्या है वहाँ पर, क्या काम किए जा रहे हैं, उसके बारे में ये यहाँ पर हमें बताता है। तो इसके पैरामीटर्स जो हैं बेसिकली 7 पैरामीटर्स आप देखेंगे। एनेबलर्स और परफॉर्मर्स। इनेबलर्स में ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट। परफॉर्मेंस में नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूजन आता है, राइट। आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट के हाईलाइट में। तो मेजर स्टेट्स की बात करें तो सबसे टॉप पे है कर्नाटका, जिसको 18.05 स्कोर मिला। उसके बाद तेलंगाना, हरियाणा आते हैं। सबसे बॉटम स्टेट की बात करें तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आते हैं। हिल्स एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो मणिपुर सबसे टॉप पर है और लास्ट में नागालैंड को यहाँ पर रैंक मिला है। यूनियन टेरिटरीज़ और स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो चंडीगढ़ सबसे टॉप पर। तो यहाँ पर हेडलाइन में आपने देखा होगा, यहाँ पर दिखा रहा है चंडीगढ़ टॉप्स इंडियाज़ इनोवेशन इंडेक्स। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। मेजर स्टेट्स है, हिल्स एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज़ है। तो यूनियन टेरिटरीज़ में और स्मॉल स्टेट्स में चंडीगढ़ को टॉप पोजीशन मिला है। उसके बाद दिल्ली आया, उसके बाद अंडमान और निकोबार, और लद्दाख को सबसे लास्ट रैंक यहाँ पर मिला है, राइट। अब हम अपने अगले टॉपिक और लास्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स प्रोटेक्शन टू फॉरेस्ट लैंड इन अरावली। तो अरावली एक माउंटेन रेंज है, ये आपके जीएस पेपर 2 और 3 कंजर्वेशन का हिस्सा है। अब ये अरावली क्या है, यहाँ पर न्यूज़ सबसे पहले देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली रेंजेस को ग्रीन प्रोटेक्शन अलाउ किया है। ग्रीन प्रोटेक्शन अलाउ किया है, इसका मतलब क्या होता है कि अरावली का जो भी हरियाणा में 30,000 हेक्टेयर लैंड है, वहाँ पर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ को हटाया जाएगा या फिर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ को नहीं किया जाएगा, मना किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 4 ऑफ पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट, इसके अंडर में हरियाणा के अंडर में जो भी अरावली का जो लैंड आता है उसको 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत बचाया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। और वहाँ किसी भी तरीके की कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी हो रही है, बिल्डिंग बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उन सबको यहाँ पर रोक लगाया जाएगा। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी जो भी हो रहा है ऐसे लैंड में अगले 3 महीने तक ख़त्म किया जाए, साफ़ कर दिया जाए, राइट। अरावली रेंज की बात करें तो ये 720 किलोमीटर लंबी पहाड़ी की चोटी है। चोटी क्या मतलब कि एक रेंज है, कई सारी पहाड़ियाँ होती हैं इसमें, जो कि हिम्मतनगर गुजरात से लेकर दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान, ये पूरा यहाँ पर लाई करता है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है। और अभी फ़िलहाल में रेसिडुअल माउंटेन बचा हुआ है जिसका हाइट 300 से लेकर 900 मीटर तक है। रेसिडुअल माउंटेन क्या होता है, जैसे पहाड़ बना तो वहाँ से इरोजन के मदद से जो मिट्टी वगैरह होता है वहाँ से इरोड हो जाता है, और सिर्फ जो पथरीले पहाड़ होते हैं वो सारे यहाँ पर बचे होते हैं।
सबसे हाईएस्ट पीक की बात करें तो गुरु शिखर पीक ऑन माउंट आबू, ये सबसे हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज का। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था फोल्डेड क्रस्ट से हुआ था। माउंटेन कैसे बनता है, अब अगेन यहाँ पर ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, जब कन्वर्ज करते हैं एक दूसरे तरफ यहाँ पर मूव करते हैं, तो ये मूव करके ये ऊपर तरफ उड़ जाते हैं। ऊपर तरफ उठने के बाद क्या होते हैं, ये माउंटेन्स का फॉर्म ले लेते हैं। सो दिस इज हाउ अरावली रेंजेस फॉर्म। क्वेश्चन क्या आ सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, श्रीशैलम नल्लम हिल्स, ओमकारेश्वर सतमाला हिल्स, पुष्कर महादेव हिल्स। तो ये लोकेशन आपको मैच करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर आंसर सिर्फ 1 सही है, क्योंकि ओमकारेश्वर जो है ये आपका MP में पाया जाता है, खंडावा डिस्ट्रिक्ट में। पुष्कर आपका राजस्थान में पाया जाता है। सो वही आंसर 1 इज़ राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू अंडरस्टूड एवरी कॉन्सेप्ट। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी कॉन्सेप्ट, या फिर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर हमें सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड आस्क यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल to get regular updates. See you next video. Till then, goodbye.